हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है और खुश आमदीद है। आज हम लोग क्लास 10 का दरक्षा उर्दू दोम से चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जो आर्यभट्ट और तरेगना है। क्या है? आर्यभट्ट और तरेगना, सबक नंबर 11। ये एक मजमून है और ये आपके किताब से लास्ट मजमून है, जो चैप्टर नंबर 11 है। इसके बाद हम नावल शुरू करेंगे। इससे पहले हम आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। ये बहुत एक अजीम साइंसदान थे, बहुत बड़े और बहुत माहिर थे, और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है कि जो सूबे बिहार के तरेगना में, यानी कि कहा जाता है कि आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के मगरिब यानी पश्चिम की तरफ खगोल में 476 ईस्वी में पैदा हुए थे, और उसकी ज़िंदगी 88 साल की थी, जो 564 ईस्वी में वो वफात पाए थे। तो आर्यभट्ट हमारे मुल्क में बहुत सारे कारनामे करके गए, खास करके वो जो ज़ीरो है, उसने ज़ीरो का आविष्कार उसने किया था, और डिसिमल यानी दशम बल्ब का भी उसी ने आविष्कार किया था। तो हम इसके बारे में तफसीली जानकारी लेंगे कि एक साइंसदान जो थे तो ये किस तरीके के काम किए। तो कहा जाता है कि आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के मगरिब खगोल में 476 ईस्वी में और वफात 576 ईस्वी में हुए थे, यानी 88 साल वो हयात से रहे। उसने क्या क्या काम किया, यानी तहकीकी काम, जिसको साइंसदान ने कहता है कि ये साइंटिस्ट का काम, यानी खोज का काम किया। तो कहता है कि तहकीकी कामों के लिए तजर्बा यानी एक्सपेरिमेंट सेंटर बनाया था। तो तजर्बा कहाँ बनाया था? वो पटना से 30 किलोमीटर जुनूब यानी दक्षिण की तरफ मसूड़ी एक जगह है, उसी के नज़दीक में तरेगना में कायम किया था। तो वह एक तजर्बा कायम किया था जो पटना से दक्षिण की तरफ है, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ उसने एक तजर्बागाह बनाया था, जिसमें किन किन चीज़ों के लिए तजर्बा कर रहे थे। तो वो जो तजर्बागाह बनाया था वो ज़मीन से 60 फीट की ऊंचाई पर, कहता है कि तरेगना में बैठकर ये मशहूर किताब आर्य सिद्धांत और तंत्र लिखे थे। ये आर्यभट्ट ने जो दो किताबें लिखी थी, मशहूर किताब जिसका है आर्य सिद्धांत और दूसरा है तंत्र। ये दो किताबों के बारे में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मशहूर साइंसदान आर्यभट्ट ने किन किताबों को लिखा है। तो ये जो चैप्टर है आपका आर्यभट्ट और तरेगना, तो ये एक साइंसदान जो लगभग आज से 1500 साल पहले पैदा हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 476 ईस्वी में ही पैदा हुए थे, और आज 2022 चल रहा है। तो उसने और क्या क्या किया था? ये तरेगना जो है वो है कहाँ? तो कहता है कि पुनपुन और सोन नदी के बीच में तरेगना है, और कहता है कि पटना गया रेलवे लाइन में मसूड़ी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया है। तो इस साइंसदान की वजह से बिहार का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन हुआ, और उसकी वजह से वहाँ का नाम तरेगना भी रखा गया, यानी कि मसूड़ी स्टेशन का नाम। तरेगना पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी, जैसे कि यहाँ इंडिकेट किया गया है। तो ये आपका वेस्ट साइड है और ये है ईस्ट साइड, यानी पूरब और पश्चिम, बीच में है तरेगना। तो यहाँ आपको वही चीज़ों के बारे में कह रहा है कि पूरब में पुनपुन नदी और पश्चिम में सोन नदी है। वहां सालों भर आसमान साफ रहता है, जिसकी वजह से वहां एक वो टीला बनाया था, जिसकी ऊंचाई कहता है। तरेगना हिंदी जबान का लफ्ज है, जिसके माने होता है तारे गिनना। तो आर्यभट्ट वहां जो तजर्बागाह बनाया था, तो वहां बैठकर वो तारों की गिनती करते थे, और उसके बारे में कहता है आर्यभट्ट ने 60 फीट की बुलंदी पर एक टीला बनाया था। कितने फीट? 60 फीट की ऊंचाई पर एक टीला बनाया था, और जिस पर बैठ करके वो रात को तारों और सैयारों के बारे में तहकीक करता था कि कौन सा सैयारा किस किस तरीके से किस गति में चलते हैं, और कौन कौन से तारे किस दिशा में और कहां पर चलते हैं। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि सप्तऋषि, यानी जिसको 7 भैया तारा कहते हैं, वो भी अपनी जगह से आगे पीछे होते रहता था। उन सारी चीजों के बारे में इसने ही तजर्बा किया था, और उसके बारे में उसने लिखा था। फिर कहते हैं कि आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक इसी दौर से था। कौन सा दौर? तो गुप्त दौर से था। तो कहता है कि गुप्त दौर को सुनहरा दौर भी कहा जाता था। ये एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है कि गुप्त दौर को कौन सा दौर कहा जाता? तो सुनहरा दौर को कहा था। तो आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक इसी दौर से था, यानी गुप्त दौर से था। वो अपने वक्त का अजीम माहिर इल्म नजूम, माहिर इल्म नजूम का मतलब होता है कि गैब की बातों को बताना। जैसे कि वह तहकीक करता था कि किस तरीके से हम उस टीला पर बैठ करके अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन सा तारा किस जगह और किस टाइम में कैसे गति करता है, इसके बारे में। उसके बाद वो इल्म नजूम भी था, इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ थी। तभी तो उसने एक जीरो का भी आविष्कार किया। बगैर जीरो के संख्या बिल्कुल अधूरी थी। उसके बाद इल्मुल जबर, यानी आपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की जो पढ़ाई करते हैं, तो ये इसी का दिन था आर्यभट्ट का। उसका कहा जाता है कि मशहूर माहिर इल्म रियाजी, कहता है मशहूर
माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस, आपने पाइथागोरस और थेल्स पर में भी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो पाइथागोरस जो है उसकी भी रहनुमाई इस आर्यभट्ट ने ही की थी। किसकी रहनुमाई? पाइथागोरस जो है इल्म रियाजी का जो है उसका भी रहनुमाई ये आर्यभट्ट ने ही किया था। तो ये आर्यभट्ट ने हमारे बिहार का नाम बहुत ही रोशन किया था। और ये आपका जो इस तरीके से ये है, तो इसके बारे में हमने जाना ये आर्यभट्ट के ताल्लुक से कि आर्यभट्ट ने क्या क्या कारनामे किए। फिर इसके बाद इसने बताया कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण किस तरीके से होता है। तो आप इसको फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ हम आज जानेंगे इस चैप्टर में क्या कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। सूरज ग्रहण किसे कहते हैं और चांद ग्रहण किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि इंसान को जमीन पर या इस जमीन पर रहने वाले बाशिंदे को दो तरह के ग्रहण से वाबस्ता होते हैं। कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता होते हैं? तो दो तरह के ग्रहण से वाबस्ता होते हैं। तो एक ग्रहण है सूरज ग्रहण और दूसरा ग्रहण है चांद ग्रहण। तो सूरज ग्रहण किस तरीके से? तो दो तरह का है कि एक जुज़वी सूरज ग्रहण और दूसरा होता है मुकम्मल सूरज ग्रहण। जैसे कि हमने यहाँ एक मैप बना दिया है, जैसे कि सूरज, यहाँ एक सूरज है, यहाँ एक चांद है और ये जमीन है। तो कहता है कि सूरज जो अपनी जगह में स्थित रहता है, सूरज का तवाफ कौन करती है? जमीन करती है सूरज का तवाफ। और जमीन का तवाफ कौन करती है? चंद्रमा। ये दोनों तवाफ करते रहती है, यानी चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है और ये भी चक्कर लगाते रहता है। तवाफ करते करते जब एक दूसरे के बीच में ये जो आ जाते हैं और एक दूसरे के बीच में आ जाने के बाद क्या कहते हैं, उसका छाया उसके ऊपर पड़ जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ हाथ रखेंगे और दूसरी भी हाथ रखेंगे, लाइट का प्रकाश जब आएगा तो ये जाहिर सी बात है कि दूसरे सामने वाले का पर्दा पीछे वाले के इस पर पड़ेगा और उस चीज को हम क्या कहेंगे? जब यहाँ कहता है कि चांद, सूरज और जमीन, यहाँ जमीन है और ये सूरज है, सूरज और जमीन के बीच में जब चांद आ जाती है, सूरज और जमीन के बीच में जब चांद आ जाती है तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण कहते हैं। उस वक्त हम सूरज ग्रहण कहते हैं। और सूरज ग्रहण एक ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और इस चीज के बारे में किसने बताया था? इस चीज के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। कहता है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने तफसीली मालूमात फराहम किए कि किसी भी सैयारा या सितारा किसी दूसरे सैयारे पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर अगर पर्दा पड़ जाए तो उसको हम लोग ग्रहण कहते हैं। जैसे सूरज ग्रहण कहता है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण, ये ग्रहण उस वक्त वाक़ होते हैं जब एक सैयारा दूसरे सैयारे या सितारे किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना पर्दा डाल देता है। जैसे कि यहाँ सूरज और जमीन है, इसके बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा का पर्दा किस पर पड़ा? जमीन पर पड़ गया। इसलिए यहाँ हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये सूरज ग्रहण हो गया। सूरज ग्रहण जब हो जाएंगे उस वक्त हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखेंगे। और ये चीज, ये सूरज ग्रहण जो होंगे तो ये जमीन का जब परिक्रमा करते, सूरज का जो परिक्रमा करता है ये जमीन और चांद भी, तो यहाँ जिस एरिया में रहेंगे, जोन से जोन पे रहेंगे, वो उसी जगह का अगर सामने आमने सामने हो जाता है तो वहाँ वो सूरज ग्रहण वो वहाँ वाक़ होंगे। तो हमने साथ ही इस चीज को यहाँ जाना कि सूरज ग्रहण किस तरीके से होता है। इसका सही अगर थीम अगर आपको पता होना चाहिए तो वो कहेंगे क्या? तो कहता है कि चूंकि चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है, इसलिए चांद और जमीन के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान, चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आ जाना लाजमी अमर है। ऐसी सूरत में चांद का मुकम्मल या जुज़वी साया पड़ जाता है। जुज़वी साया जो सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण इस बात पर मुनहसर करती है। यानी कहता है कि आपको इस तरीके से सूरज ग्रहण आपको दिखने के लिए मिलता है। तो अब हम आपको ये सूरज ग्रहण के बारे में बताएं, तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम चांद ग्रहण के बारे में बताएं। तो आप लोग फटाफट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब यहां जानेंगे हम लोग ग्रहण क्या है। फिर चांद ग्रहण की दूसरा नंबर हुआ। तो सूरज, इससे पहले हमने सूरज ग्रहण के बारे में जाना, अब यहाँ हम चांद ग्रहण के बारे में जानेंगे कि वही चीजें हैं, सिर्फ उल्टा एक चीज क्या हो गया। कहता है कि ये सूरज है और ये जमीन है और ये मून है। पहले चांद था उसके बाद जमीन। यानी कि कहता है कि सूरज का परिक्रमा जब जमीन करते रहती है, ठीक है, जमीन तो परिक्रमा करते रहते नहीं, उसका तवाफ करते रहते हैं, जिसको परिक्रमा को कहते हैं तवाफ। तो सूरज का तवाफ कौन करती है? जमीन करते रहती है, ऐसे ऐसे करते रहती है। और उसी तरीके से चंद्रमा भी इसका तवाफ करती है। किसका? पृथ्वी का, यानी कि जमीन का तवाफ करते रहती है।
जब जमीन का तवाफ करती है चांद, तो यहाँ अगर आपको कहा जाए कि इस जमीन का जब घूमते घूमते सीधा सूरज के सामने जमीन और उसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा चांद, तो यहाँ क्या कहता है कि जब सूरज और चांद के बीच जमीन आ जाती है तो उस वक्त चांद ग्रहण होती है। हमने इससे पहला नंबर बताया सूरज ग्रहण। आपको अगर पूछेगा कि सूरज ग्रहण किसे कहते हैं उसके बारे में लिखो, तो आप क्या लिखेंगे सूरज ग्रहण के बारे में कि जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाए तो सूरज ग्रहण होती है। और अब चांद ग्रहण में क्या हो गया, कहता है कि जब सूरज और चांद के दरमियान, यहां चांद है, चांद और सूरज के बीच क्या आ जाए, जमीन आ जाए। क्या आ जाए, चांद और सूरज के बीच जब जमीन आ जाए तो उस वक्त क्या होगा, चांद ग्रहण हो जाएगा। तो कहा जाता है कि ग्रहण से जो हम लोग वाबस्ता है तो वहां दो तरह की ग्रहण से वाबस्ता है, क्योंकि इसके बारे में आर्यभट्ट ने बिल्कुल तफसीली जानकारियां दिया है। तो इसमें हम आपको लोग वही सब चीजें हैं कि जब एक सैयारा या सितारा के दरमियान किसी दूसरे सैयारा का जब पर्दा पड़ जाता है तो उसको हम लोग ग्रहण कहते हैं। तो हमने बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया कि चांद ग्रहण किसे कहेंगे। तो चांद ग्रहण के लिए बिल्कुल आसान है, एग्जाम में आपका पूछता है 2 नंबर का कि चांद ग्रहण किसे कहते हैं, लिखिए। तो जब सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाए, यानी सूरज का पर्दा, सूरज का साया जमीन पर पड़े और जमीन का साया चांद पर पड़े, तब क्या हो जाएगा, चांद ग्रहण हो जाएगा। जब सूरज का छाया चांद पर पड़े और चांद का जमीन पर, तो उस वक्त सूरज ग्रहण होगा। यानी कहते हैं कि दोनों के बीच में जो आ जाए और इस तरफ जो रहेगा वो ग्रहण कहलाएंगे। जैसे सूरज और जमीन, चांद के बीच में जमीन आया तो चांद ग्रहण, और सूरज और जमीन के बीच में अगर चांद आ जाता तो वो क्या कहते हैं, हम लोग सूरज ग्रहण कहते हैं। तो इसके बाद हम बताएंगे कि 2009 में जो सूरज ग्रहण हुआ था उसके बारे में तफसील जाएगी। तो इसका फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और साथियों, जब तक जो भी साथी हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में नए हैं और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिए ताकि इस तरह की जानकारी उसको भी मिल जाएगा। तो साथियों, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ क्या कि 2009 का सूरज ग्रहण। इसी चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2009 का सूरज ग्रहण इन सोलर इक्लिप्स। कहता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया था। यानी 21वीं सदी का, अभी जो 21वीं सदी चल रहा है साथियों, तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया था। यानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया। और इसी तरीके का सूरज ग्रहण देखने के लिए 123 साल का मुद्दत का इंतजार करना पड़ेगा। न जाने कौन लोग उस वक्त होंगे और अब रहने वाले लोग कहाँ चले जाएंगे। तो थोड़ा गौर से देखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो कहता है कि इस सूरज ग्रहण को लोग कैसे कैसे सोचकर और किस तरीके से आर्यभट्ट की किताबों का मुताला करके, उसके आर्य सिद्धांत और तंत्र बुक को पढ़ करके सूरज ग्रहण 2009 ईस्वी को देखने के लिए कहाँ का मकाम, कहाँ की जगह सबसे बेहतर होगा, उसके बारे में डिटेल्स हम बताएंगे आपको। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे और ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट। तो कहता है कि अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसका शॉर्ट नाम है NASA, यानी जिसको नासा कहते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपका कहता है कि एक साइंसदान जे एंडरसन, जो 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। सोचने वाली बात है, 20 साल पहले से, यानी कि 2009 को 22 जुलाई को पेश आने वाले सूरज ग्रहण का
तहकीक रिसर्च कहाँ कर रहा था? अमेरिका के एक साइंसदान जे एंडरसन। कितने सालों से? 20 सालों से। और उसने एक रिपोर्ट सौंपा था 200 सिफात में, 200 पेजेस में एक रिपोर्ट सौंपा था बिहार सरकार को कि ये जो आप 2009 ईस्वी को 22 जुलाई को सूरज ग्रहण होने वाला है, इसका सबसे बेहतरीन मकाम वैसी जगह जहां से साफ साफ देखा जा सकता है तो वो बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर जुनूब यानी मगरिब की तरफ जो है वहाँ तरेगना का जगह को मकाम को चूज किया और पसंद किया था। तो आगे देखते हैं कि एक साइंसदान जे एंडरसन जो 20 सालों से 2009 ईस्वी में पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। 2008 ईस्वी में 200 सिफात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट यानी 200 पेजों पर एक कंप्लीटली खुलासे तौर पर रिपोर्ट पेश की गई थी। मुनासिब तरीन जगह तरेगना है, यानी बेहतरीन जगह कहाँ है? तरेगना है। मैंने पहले भी बताया। उसके बाद कहते हैं कि जुलाई 2009 के पूरे महीना में यानी कि 22 जुलाई को आपका सूरज ग्रहण पेश आने वाला है और शुरुआती दिनों से ही जुलाई महीने के पूरे महीने में मुल्की गैर मुल्की अखबारात और ज़राए इबलाग यानी इंटरनेट के माध्यम से हर जगह फैल रही थी कि बिहार के तरेगना में जो सूरज ग्रहण होने वाला है वहाँ बेहतरीन मकाम है जहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है। तरेगना को नुमाया मुकाम हासिल हुआ और आज से 1500 साल पहले जो हमारे साइंसदान आर्यभट्ट ने जो तरेगना में रिसर्च किया था और 2 किताबें लिखी थी, आर्य सिद्धांत और तंत्र, उस किताब को जो लिखने का मुद्दत हो गया था 1500 साल पहले की याद ताज़ा हो गई, है ना। आगे करें कि मुल्क और गैर मुल्क के साइंसदान जुलाई 2009 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे। अमेरिका के नासा और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी इदारों के साइंसदान की टीम और पोलैंड के साइंसदानों, देखिए इसरो और नासा अमेरिका, उसके अलावा पोलैंड के साइंसदानों की एक टीम भी पहुंच गई थी। कहाँ? तो आपकी बिहार की राजधानी पटना में। कितने अबरे हम लोग खुशनसीब आदमी हैं, किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा जरिए से। यहाँ तक कि दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट की साइंसदान की जमात 21 जुलाई को तरेगना पहुंच गई थी। 22 जुलाई को ये काम होने वाला था, वो दिन आने वाला था। 20 सालों का तजर्बा और तहकीक के बाद तो वहाँ एक दिन पहले हमारे जो भारत के नैनीताल, दिल्ली बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, वहाँ के साइंसदान भी पहुँच चुके थे। हुकूमत बिहार ने अपने तमाम आला अफसरान को नज्म व नस्क संभालने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इंतजाम के लिए लगा दिया गया था। क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाएगा भाई? अब अमेरिका, इसरो, नासा और आपका नैनीताल, दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान अगर आपके बिहार आए और वहाँ किसी भी तरह की का इंतज़ाम में कमी आ जाए तो आपका बिल्कुल शिकायत हो जाएगी और उससे आपका बिहार का नाम बर्बाद हो सकता था। तो इसीलिए कहता है कि अफसरान को नज़्म नस्क संभालने के लिए तरेगना भेज दिया और वहाँ अस्पताल की नई इमारत को साइंसदानों के मुशाहिदे के लिए मुंतखब किया गया था ना। वहाँ तरेगना में एक बहुत बेहतरीन नया हॉस्पिटल बना था, उसी इमारत के ऊपर में सारे साइंसदानों को मुशाहिदे के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए लगा दिया गया था। चलिए, हजारों की तादाद में आम लोग रात को ही पटना से तरेगना पहुंच गया था, पटना से तरेगना पहुंच गया था, क्योंकि अखबारों के जरिए से हर लोगों को मालूम था और ये खबर हमको भी मालूम था और हमने भी अपने वहां से इस नज़ारे को देखा था। 2009 का जो समय 5:29 और 58 को पेश आया था। तो और वो लोग खास किस्म के चश्मा लगाए इंतजार कर रहे थे। सुबह 5:29 का वह लम्हा आ ही गया जो बरसों से इंतजार कर रहे थे लोग। आप फिर ऐसा ही सूरज ग्रहण देखने के लिए 23 सालों तक इंतजार करेंगे, लेकिन लोग जो उस अंगूठी के छल्ले की तरह जो वो चमकदार चीज को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, वो सारे के सारे मेहनत बेकार हो गया था। इसलिए बेकार हो गया था कि ऊपर वाले के कारनामा देखिए कि अचानक से पूरा आसमान आप ये कहते हैं कि धुंधला हो गया और
हल्की हल्की बारिश भी आने लगी, चारों तरफ से हवाएं चलने लगी और बादल छा गया था। तो ये सारे जो मैनेजमेंट किया था, लोग देखने के लिए वहाँ परेशान थे। जितने भी साइंसदान रिसर्च आए थे, सारे के सारे जो मकसद था, सारे के सारे ख्वाहिशात थी कि वहाँ से देख बैठ करके हम लोग इस बड़े सूरज ग्रहण को देखेंगे, तो वो बेकार हो गया था। इसलिए बेकार हो गया था कि वहाँ लोग इस चीज़ को देखने के लिए ऐसी जगह मुतय्यन इसलिए किया था कि वहाँ बिल्कुल साफ और शफाफ, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि 60 फीट की ऊंचाई पर एक टीला बनाकर आर्यभट्ट ने उस जगह सितारों को, सैयारों को देखता था कि किस तरीके से वो हरकत कर रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि ज़मीन गोल है और इसके अंदर जो क्या कहते हैं कि कहीं चपटी है तो कहीं गोल है, किस तरीके से गति करते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ों को मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बताया। अब हम देखेंगे कि आपका क्वेश्चन आंसर क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हमने आपको बताया, और जो कुछ भी इसमें अगर आपका कमी रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर ये सारा चीज़ छूट गया, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो हम आपको थोड़ा मुख्तसर शब्दों में, आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले कहते हैं कि हिंदुस्तान की कदीम तारीख में गुप्त दौर को हिंदुस्तान का सुनहरा दौर कहा जाता है, और इस दौर के हुक्मरान न सिर्फ ये इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे, बल्कि आलिमों और साइंसदानों की सरपरस्ती भी करता था, यानी उसकी रहबरी भी करता था। फिर उसके बाद कहते हैं कि आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान थे, आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक गुप्त दौर से था, और सुबह बिहार को इस अजीम साइंसदान की जाए पैदाइश होने का शर्फ हासिल है। जो ऊपर हमने उसका डेट बताया था कि उसकी पैदाइश किस सना में हुई और कहाँ हुई, तो क्या आता है कि उसकी पैदाइश यानी कि 476 ईस्वी में हुई और वफात 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में हुई थी। उसके बाद हम यहाँ आपको देखेंगे तो मुख्तसर सवालात हैं, उसको हम देख लेते हैं। कहते हैं कि आर्यभट्ट की जय पैदाइश कहाँ है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। तो बिहार है। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था, गया, तरेगना, पटना, खगोल। बिल्कुल आसान है, तरेगना में किया था। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर, यानी गुप्त दौर को कैसा कहा था, सुनहरा दौर। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से था। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान का रहनुमाई की थी, तो पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। उसका कहता है मुख्तसर सवालात, जो छोटे छोटे सवालात आपको तमाम सवालात उसी से हल हो जाएंगे। कहता है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। तो कहा जाता है कि और जब सूरज और चांद के बीच ज़मीन आ जाए तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपका चांद ग्रहण, और जब सूरज और पृथ्वी के बीच अगर चांद आ जाता है तो उस वक्त सूरज ग्रहण होता है। ये चीज़ आप लिख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आपने ऊपर समझ लिया है। उसके बाद आर्यभट्ट की जय पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डालिए। आप लोग को पता है कि तरेगना में वो पैदा हुए थे, और उसकी पैदाइश आपको हमने कई बार बता चुका हूँ, यानी कि 476 में पैदा हुए और 564 में उसकी वफात हुई 88 से। अगला है तरेगना के महल वक़ू पर 5 जुमले लिखिए। बिल्कुल आसानी से तरेगना के बारे में, उस मकाम के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसके अल्ट्रावायलेट रे एक्सरे किरण जो है वो बहुत तेज़ी से उस में आते हैं, उस वक्त आँख को ख़त्म होने का ख़तरा रहता है, इसलिए नहीं देखते। 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। तो ये सारे जो आप चीज़ें पढ़ी हैं इसके बारे में आपने 10-5 लाइन में लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तवील सवालात है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असबाब पर तफसीली रोशनी डालिए। बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं। आर्यभट्ट के साइंस कारनामों का तफसीली जायजा लिखिए, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर नंबर 11 आर्यभट्ट और तरेगना मुकम्मल हुआ दोस्तों। और इस वीडियो में जो भी साथी नए हैं वो फटाफट हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आप शेयर भी कीजिए दोस्तों तक, जो दोस्त नहीं जानते हैं, ताकि उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। वक्त कम है, और आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। फटाफट आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।